अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल कलम साइंस वाला के साथ मोहसिन नज़ीर मलिक आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज लाइफ। जिंदगी क्या है? जिंदगी थियोलॉजियंस, रिलीजियस स्कॉलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और जो मुख्तलिफ शोबाहात हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स के लिए लाइफ का कॉन्सेप्ट, लाइफ की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। बट बीइंग अ बायोलॉजिस्ट लाइफ का मतलब क्या है वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वेल, लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई? वेल, हाउ लाइफ इज बीइंग ओरिजिनेटेड इज अ लेंथी एंड लॉन्ग टॉपिक दैट रिक्वायर्स अनदर वीडियो, तो उसमें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक व्हाट लाइफ इज। किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये डिसाइड करना कि कोई चीज जिंदा है या नहीं, कोई चीज लिविंग है या नहीं, ये तो बहुत आसान है, लेकिन लाइफ को डिफाइन करना बायोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इसमें अपनी कोशिशें भी की हैं, लेकिन लाइफ की एग्जैक्ट और पैक्ट डेफिनेशन पे जो है वो नहीं पहुंच पाए। तो दो चीजों का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट इज कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। दैट इज सो इजी। हम किसी भी चीज को देखकर ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर है। वो चौथी पांचवी के बच्चे को भी जब ये बता दिया जाता है कि जिंदा चीजें हैं और बेजान चीजें हैं, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं करता जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, बट वो जानता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग जो है वो कौन सी है। वेल, फॉर बायोलॉजिस्ट life is a set of attributes, is a set of characteristics जिसमें वो जो जानदार होगा उसमें एबिलिटी होगी ग्रो करने की, have ability to grow and differentiate, ग्रो भी करेगा, डिफरेंशिएट भी करेगा। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी मौजूद होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं rather than changes which are being taking place in their external environment. It means they have the process of homeostasis, they have a system to maintain their internal environment. फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, कि वो मूव कर सकते हैं। छोटे बच्चों को जब बताया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनमें ये एक वाहिद खासियत है जो बताकर हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। और आमतौर पर बच्चे यही कॉन्सेप्ट में बिठाए हुए होते हैं कि जो चीज़ मूव कर पा रही है वो लिविंग है, जो चीज़ मूव नहीं करती वो लिविंग नहीं है। सो इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कि उनमें एबिलिटी होती है लोकोमोशन की, वो मूव करते हैं। और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेचीदा मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और फिर ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होना लाजमी है किसका? मेटाबॉलिज्म का। अब ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, हम उसको कह देते हैं कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन रिमेंबर दैट all these characteristics are not necessarily to be present in a living organism. For example, अगर हम बात करें म्यूल्स की, मतलब वो ग्रो कर सकते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म और इंटरनल फेयरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, बट दे हैव वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पीछे डिफाइन किया है, एक एट्रीब्यूट जो कि रिप्रोडक्शन का एट्रीब्यूट है, वो म्यूल्स में मौजूद नहीं होता। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जो म्यूल्स हैं, यानी जो खच्चर है, वो जानदार तो है। फिर हमने तो एट्रीब्यूट्स कहा था, हमने तो कैरेक्टर्स कहा था कि ये तमाम कैरेक्टर्स अगर मौजूद हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो तमाम कैरेक्टर्स नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट मैंने ये बताया आपको, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का बैक वक्त होना, एट द सेम टाइम होना, इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में क्रिस्टल्स की बात करें, व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब हम क्रिस्टल्स को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, वहाँ वो ग्रो करते हैं, क्रिस्टल्स साइज में बड़े होते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि वो ग्रो कर रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो हम करैक्टर्स की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जो सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स थे उसकी बुनियाद पर एग्जैक्ट और पैक्ट डेफिनेशन बनाना लाइफ का डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स तमाम के तमाम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसा कि क्रिस्टल्स या कोई और भी ऐसी नॉन लिविंग चीज हो सकती है जो इनमें से कोई एक आध करैक्टर जो है वो रखती हो, पोजेस करती हो। Different scientists have been trying to define life, but हमारे पास कोई एग्जैक्ट और पैक्ट डेफिनेशन लाइफ की सामने नहीं आती। बहरहाल इसमें नॉर्मन हॉरोविट्ज, जिसकी बहुत ज्यादा रिसर्च है लाइफ पर, और ये वो साइंटिस्ट था जिसने मार्स पर लाइफ के होने के चांसेस, कि मार्स पर कभी लाइफ रही भी है या नहीं, उस पर एक स्टडी कंडक्ट कराई। नॉर्मन हॉरोविट्ज की लाइफ पर, उसके किए गए कारनामों पर, उसके लिए हम एक और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की है, उनमें अक्सर साइंटिस्ट कोई बेहतरीन डेफिनेशन हमारे सामने लाइफ की नहीं ला पाए। तो सारी डिस्कशन से ये बात पता चलती है कि लाइफ की कोई एग्जैक्ट और पैक्ट डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, और साइंटिस्ट कोशिश करते रहे हैं कि हम किसी तरह से लाइफ को, बायोलॉजिस्ट कोशिश करते रहे हैं कि हम किसी तरह से लाइफ को डिफाइन कर पाए, लेकिन लाइफ की कोई बेहतरीन डेफिनेशन हमारे सामने नहीं आती। इसमें काबिल जिक्र है नॉर्मन हॉरोविट्ज, जिसका जिक्र डोनाल्ड वोइट ने अपनी किताब बायोकेमिस्ट्री 4th एडिशन में किया। नॉर्मन हॉरोविट्ज के मुताबिक लाइफ possesses these 3 important characteristics. Number 1 is replication. Number 2 is catalysis. Number 3 is mutability. बहरहाल नॉर्मन हॉरोविट्ज की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक लाइफ मस्ट possesses these 3 attributes, these 3 characteristics. नॉर्मन हॉरोविट्ज की उस तारीफ के मुताबिक life must possess the characteristics like replication, catalysis and mutability. वर्ड्स को इकट्ठा करके एक डेफिनेशन बनाना नॉर्मन हॉरोविट्ज ने किया था, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मन हॉरोविट्ज का काम नहीं था। यानी ये कहा जाना कि टोटल काम जो लाइफ पर किया है वो नॉर्मन हॉरोविट्ज ने किया, तो ये गलत होगा। रेप्लिकेशन से क्या मुराद है? हम इन 3 वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझ आ जाए। जिंदगी के मुतालिक नॉर्मन हॉरोविट्ज और मुख्तलिफ साइंटिस्ट का ये मानना है, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जिंदगी के अंदर रेप्लिकेट करने की खसूसियत मौजूद होगी, और यहाँ रेप्लिकेशन से मुराद कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता होगा, यानी वो जानदार ऐसा होगा जो अपनी नस्ल पैदा करेगा। इसमें फिर एक्सेप्शंस आ जाएंगी, जैसे पहले म्यूल का जिक्र हुआ। म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, उसमें लाइफ तो है, बट वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखता। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खासियत मौजूद होती है, उसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी, रेप्लिकेशन की, यानी वो अपनी तादाद बढ़ा सकने के काबिल होंगे। ये बात नंबर 1 पे आती है। नंबर 2 इज कैटालाइसिस। कैटालाइसिस से मुराद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स समझते हैं हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो एंजाइम्स के ना होने की वजह से बड़े ही स्लो स्पीड पर चलेंगे, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी जिसने एंजाइम्स जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रखे हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को बड़ी ही एफिशिएंसी के साथ, बड़ी ही पेस, बड़ी ही स्पीड के साथ चलाते हैं, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमें एनर्जी प्रोवाइड करने, हमें रोजमर्रा की सरगर्मियों को अंजाम देने के काबिल बनाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, जो आखिरी यानी 3rd फैक्टर है, वो है जी म्यूटेबिलिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन
चेंजेस लेके आते हैं अपनी बॉडी के अंदर, यानी उनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होती हैं, और एक्यूमुलेट होने वाली म्यूटेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करैक्टर्स में चेंज लाने में हेल्प करती हैं, जिससे जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बुनियादों में से एक बुनियाद है एवोल्यूशन की, इर्तिका की, कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने अंदर इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्यूमुलेट करता रहता है। ये तमाम बात लाइफ के मुतालिक नॉर्मन हॉरोविट्ज की बात की, और हमने बात की कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो लाइफ के एट्रीब्यूट्स इकट्ठे किए हैं वो कौन कौन से, और फिर हमने ये बात भी की है कि जिंदगी में वो तमाम एट्रीब्यूट्स का बैक वक्त होना लाजमी नहीं है, और अगर उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जा रहा है तो हम उसको लिविंग नहीं कह सकते। एज ए बायोलॉजिस्ट हमें ये बात समझना होगी, जो कॉन्सेप्ट दिया था रुडोल्फ विर्को ने, और ये कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया था लुइस पास्चर ने, लेकिन इसमें काबिल जिक्र है जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी मैथियस शेल्डन और ट्यूडर श्वान। आइए अब हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने जिंदगी को समझने में, जिंदगी के कॉन्सेप्ट डेवलप करने में कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। उनमें बात करेंगे रॉबर्ट हुक, जिसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया। यहां पे बात हमने की सेल की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने में सेल को अगर हम ना लेके चलें, सेल की बात ना करें, तो ये बात नामुकम्मल ठहरेगी। तो सेल विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के बाद काबिल जिक्र है मैथियस शेल्डन और ट्यूडर श्वान, जो कि बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की जब बहुत अरसे तक स्टडीज की तो उससे ये बात सामने लाते हैं ये कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स से मिलकर बने हुए हैं, जो पौधों में भी मौजूद हैं और जो एनिमल्स हैं उनमें भी मौजूद है, और उन बेसिक यूनिट्स को नाम दिया गया सेल का। तभी मैथियस शेल्डन और ट्यूडर श्वान ने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी, और उन्होंने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये भी बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट पोजेस दीज बेसिक यूनिट्स व्हिच वी आर कॉलिंग एज सेल्स। फिर सेल थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट जो डेवलप करता है, जिसका कॉन्सेप्ट देता है रुडोल्फ विर्को, जो ये कहता है ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जानदार जो है वो पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से, पहले से मौजूद जानदार से ही डेवलप होता है, यानी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही वजूद में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें लेके चलता है बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट पे। वेल, बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या थी, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या थी, उसका थोड़ा सा जिक्र मैं अपनी इस वीडियो में करता चलो। ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेजान चीजों से भी पैदा हो सकते हैं, होते हैं। और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। रुडोल्फ विर्को बायोजेनेसिस की थ्योरी पर यकीन रखने वाला था, तभी इसने ये कहा कि ओमनीज सेल्यूलर ई सेल्यूलर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही पैदा होते हैं। वेल, इस कॉन्सेप्ट को लुइस पास्चर ने अपने टिपिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से प्रूव भी कर दिया कि रुडोल्फ विर्को की ये बात कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर न्यू सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये कि आइडिया ए बायोजेनेसिस का इज टोटली रॉन्ग, वो साबित कर दिया था लुइस पास्चर ने। वेल, सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स डेवलप करने में मैथियस शेल्डन, ट्यूडर श्वान और उसके बाद जो हमने जिक्र किया रुडोल्फ विर्को का और लुई पास्चर का, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को डेवलप किया, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन शामिल है जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, इसमें जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क शामिल है जिसने एनिमल क्यूज का जो है वो मुताला किया था। बहरहाल हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का होना लाजमी है।
यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अगर हम स्कॉलर हैं, तो हमें सिर्फ सेल्स रखने वाली चीज़ों का ही नहीं, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही नहीं, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ताल्लुक रखने वाली चीज़ों का भी मुताला करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ वायरसेस के लिए। हम जानते हैं कि वायरसेस जो है दे आर नॉट कंसिस्टेड ऑफ सेल्स, वो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, बट वी still study the viruses in biology because they possess some of the characteristics of life. They behave like living organisms when they are in the living bodies. इनकी अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इसीलिए ये लाइफ के जुमरे में नहीं आएंगे, ये लाइफ के दायरा कार में नहीं आएंगे। और स्टूडेंट्स जानते हैं क्योंकि ये लाइफ के जुमरे में नहीं आते, लाइफ के दायरा कार में नहीं आते, इसलिए हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि अब माना जाता है, उसमें किसी भी किंगडम के अंदर इसको हम डिवाइड नहीं करते, किसी भी किंगडम के अंदर वायरसेस को प्लेस नहीं करते। सेल्स की डिस्कवरी के बाद, सेल थ्योरी की डेवलपमेंट के बाद हम सेल्स की टाइप्स पर आते हैं। सेल्स की टाइप्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टाइप्स जो है वो काबिल जिक्र है। यानी लाइफ के ओरिजिन की अगर हम बात करें, लाइफ की बात करें, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये थ्योरीज शामिल हैं कि जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए थे, जो सबसे पहले सेल टाइप हमारे पास आती है जमीन पर, वो है प्रोकैरियोट्स। और ये थ्योरी के प्रोकैरियोट्स से ही डेवलप हुए हैं यूकैरियोट्स, वो भी काबिल जिक्र है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रेजेंट वीडियो में, इस वीडियो में अपने बात की लाइफ क्या है, लाइफ कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पर मुश्तमिल है, और हमने ये भी देखा कि लाइफ की एग्जैक्ट और परफेक्ट डेफिनेशन हमारे सामने नहीं आती, लेकिन नॉर्मन हॉरोविट्ज और उसके जैसे और साइंटिस्ट ने जो कोशिश की है, उससे हमारे पास लाइफ की एक जो कह लें ऐसी डेफिनेशन जिसको कोट किया जा सकता है, जो कंप्लीट तो नहीं है लेकिन उसको यूज किया जा सकता है, ये है कि लाइफ possesses replication, catalysis and mutability। और फिर हमने जिक्र किया सेल्स का, जिसमें कंट्रीब्यूशन मैथ्यू शेल्डन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्को के कॉन्सेप्ट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और साथ में हमने बात की लुई पास्चर की, कि जिसने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रूव कर दिया था और आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि बायोजेनेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए से लाइफ जो है वो आगे कंटिन्यू करती है। बट यहां पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं वीडियो के एंड पे कि अगर रुडोल्फ विर्को का आइडिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कि जिंदा चीजें ही जिंदा चीजों से पैदा होती हैं, तो यहाँ एक सवाल है और वो ये है, क्या जमीन पर जमीन बनने से पहले ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे? जो हम जानते हैं गलत होगा। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन पर पहले से मौजूद थे? अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि जानदार चीजों से ही जानदार चीजें पैदा होती हैं, बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा नहीं हो सकती, क्या ये आइडिया गलत है, या ये बात कि जमीन बनने से पहले ही जिंदगी कहीं मौजूद थी और वो जमीन पर आई है, या ये कि जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ है, यानी जमीन पर जिंदगी की ओरिजिन हुई है? इसमें हम जानते हैं कि दूसरी बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर जिंदगी कैसे आई है, ये आइडिया ठीक होगा, ना कि ये कि जिंदगी पहले से मौजूद थी, जमीन बाद में आई है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है और वो ये है कि अगर जमीन पर जिंदगी बाद में आई है तो जिंदगी किसी ना किसी तरीके से तो इवॉल्व हुई होगी, और उससे पहले जिंदगी नहीं थी, लाइफ नहीं थी, तो फिर जाहिर सी बात है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी नॉन लिविंग थिंग से ही लाइफ जो है वो बनी होगी। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।